डियर स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और हमने किसी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र देखा था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है उस बिंदु आवेश का दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें थोड़ा समझना है। ठीक है, उन्हें याद बाद में करेंगे, पहले उन्हें समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम देखेंगे जो हमारे टॉपिक है, एक हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र ई में किसी आवेश के ऊपर लगने वाला बल। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र में जैसे हम कूलाम का नियम जानते हैं कि कूलाम के नियम ने दो आवेशों के बीच में बल के बारे में बताया था। तो इस बार जो हम देखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हो तो उस पर कितना बल लगता है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो बच्चों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसको जो निरूपित किया जा सकता है दिशा के रूप में भी इसको बताया जा सकता है और उससे बहुत अच्छी हमें जो है इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो आप वो भी ध्यान से सुनेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम दो प्रकार से देखेंगे, एक एकल बिंदु आवेश जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु आवेश होगा, चाहे वो बच्चों धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हम दोनों की अलग अलग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एकल बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद हम देखेंगे दो बिंदु आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दो बिंदु आवेशों का मतलब है बच्चों ऐसा निकाय जिसके अंदर दो बिंदु आवेश हो, चाहे वो दोनों धनात्मक हो, चाहे एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। यदि कोई स्रोत आवेश हमारे पास है तो ये हमारे पास एक स्रोत आवेश है बच्चों, ये हमने इसे Q मान लिया, स्रोत आवेश। बच्चों, स्रोत आवेश हम समझ चुके हैं कि स्रोत आवेश उसे कहते हैं जिसका विद्युत क्षेत्र के अंदर हमें प्रभाव पता करना होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, यहाँ पे सपोज करिए कि Q के जो चारों तरफ का क्षेत्र है उसमें उसका विद्युत क्षेत्र E है। हमने कोई बिंदु P लिया, ठीक है। इस पर बच्चों मैं कोई और आवेश लेना चाहता हूँ और ये आवेश सपोज मैंने मान लिया स्मॉल q। यहाँ पे मैंने आवेश स्मॉल q रख दिया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अब मैं अगर यहाँ से इसकी दूरी r ले लूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि अगर हमें Q पे लगने वाला बल चाहिए होता तो हम यहाँ पे कूलाम का नियम यूज कर सकते थे। कूलाम का नियम आपको पता है क्या होता? F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे F कितना होता? 9 गुणा 10 की घात 9। एक Q1 की जगह क्या आता बच्चों? कैपिटल Q स्रोत आवेश, और एक Q2 की जगह क्या आता है? स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों, लेकिन अब यहाँ से एक बात सुनिए, ये कूलाम का नियम है, इसमें दोनों आवेश की जरूरत पड़ती है और दोनों के बीच की दूरी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जब हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं हम इस Q आवेश पे जो बल निकालेंगे अब हमें दूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें। तो बच्चों, अगर हमें किसी स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र के बारे में ज्ञान हो जाए कि E कितना है, और हम जानते हैं हमने बिंदु आवेश E का फॉर्मूला पढ़ा था 9 गुणा 10 की घात 9 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो स्रोत आवेश पे डिपेंड करता है और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र किसी का भी किसी बिंदु पर निकाल लें, जो बिंदु कहीं भी होगा तो दूरी बदल जाएगी, आवेश तो सेम रहेगा। तो बच्चों, E अगर हम निकाल लें तो हम जानते हैं E का जो सूत्र होता है वो होता है F अपॉन Q। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक बात बता दूं, हम यहाँ पे परीक्षण आवेश नहीं ले रहे क्योंकि हम अब सीधा हम ये मान के चल रहे हैं कि हम विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं। ठीक है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं बच्चों, तो यहाँ से अगर हम बल निकालना चाहें तो बल हमारे पास आएगा जो आवेश उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है Q, और जितना वहां पे विद्युत क्षेत्र स्थित है कैपिटल E। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है और इसमें बहुत ध्यान की बात देखिए। आप कह सकते हैं दिमाग में कि हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। बच्चों, अगर मैं स्रोत आवेश ज्ञात हो, जिस बिंदु पर चार्ज रखा हो वहां से दूरी हमें पता हो, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी समीकरण सेकंड है इससे हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और अगर हमें विद्युत क्षेत्र पता है तो हम डायरेक्ट बल निकाल सकते हैं Q इंटू E से। तो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पे जो बल लगता है वो Q इंटू E लगता है और ये बहुत ज्यादा आगे हमारे जो फिजिक्स है उसमें यूज होता है। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा निरूपित करेंगे और उसमें बहुत ऐसे हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे
जो बोर्ड में हमसे पूछे जाते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एकल बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। तो बच्चों एकल का मतलब है कि उस विद्युत आवेश के आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं होना चाहिए, जिसे हम आइसोलेटेड भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे धनात्मक के लिए, धनात्मक विद्युत आवेश। तो बच्चों सबसे पहले हमने धनात्मक आवेश लिया। तो धनात्मक आवेश के लिए अगर हम बात करें तो हमने जो है एक धनात्मक आवेश दिखाया जो एक स्रोत आवेश हो सकता है। और बच्चों इसके बारे में इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें एक सूत्र का भी देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी बिंदु आवेश का, वो किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसकी स्रोत आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कह सकते हैं समीकरण का रूप है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्रोत आवेश से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी घटता जाता है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक कैसा आवेश है। तो ये हमारे पास स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी निरूपित करेंगे। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम जानते हैं कि बिंदु आवेश की चारों दिशाओं में समान होती है। इसमें आप अगर देखेंगे विद्युत रेखाएं चारों दिशाओं में समान होती है। इसको हम एक वेक्टर से निरूपित करेंगे। ये एक वेक्टर हमने साथ लिया क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बिंदु आवेश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र हर दिशा में होगा, तो हम अब इस स्रोत आवेश को थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको इस दिशा में भी दिखा देते हैं ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत रेखाएं होती हैं वो चारों दिशाओं में होती हैं और इस तरीके से वो फैला हुआ होता है। अब इस सूत्र को यूज करते हुए मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा, यानी उसकी जो प्रबलता है वो कम होती जाएगी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, बोर्ड में इसका बहुत ध्यान से बनाना होता है, नहीं तो इस पर नंबर कट सकते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से कम होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें, यहां पे गौर से देखें जरा, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो मैं जो सदिश का साइन दिखा रहा हूं वो बहुत छोटे दिखा रहा हूं इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, जो आगे के जो मैंने आरेख दिखाया है, यानी जो वेक्टर मैंने दिखाया हुआ है, जो सदिश मैंने दिखाए हैं, उनको मैंने थोड़ा छोटा करके दिखाया है। छोटा इसलिए बच्चों क्योंकि जो वेक्टर की जो लेंथ है, जो सदिश की हमारी लंबाई है, वो विद्युत क्षेत्र की जो है प्रबलता को बता रही है कि कहाँ पे प्रबल है कहाँ पे दुर्बल है। तो इसका हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे दुर्बल होता चला जाता है, और इसके आगे और दुर्बल हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं कि आगे किस तरीके का होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब मैंने इनको थोड़े और छोटे सदिश रूप से दिखाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने इसे और थोड़ा छोटा सदिश रूप दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि जो आगे का सदिश होगा वो उसकी लंबाई और छोटी हो जाएगी, जो ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के हिसाब से बहुत तेजी के साथ घटता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र निरूपण है। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जितना हम स्रोत आवेश के करीब होते हैं उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा उसमें हम जो विद्युत क्षेत्र रेखा है थोड़ा उनका घनत्व ज्यादा दिखाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिखा लेते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। तो इसका मतलब है स्रोत आवेश के करीब जो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती हैं। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं
जितना हम स्रोत आवेश के करीब होंगे बच्चों, उतना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दुर्बल होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब यही है कि विद्युत क्षेत्र दूरी के हिसाब से बहुत तेजी के साथ घटता है। तो आपको ये आरेख बहुत ध्यान से बनाना है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा रेखाओं का घनत्व होता है उतना ही ज्यादा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता को बताता है। जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होती जाती हैं उतना ही उसकी प्रबलता को कम बताती जाती है, यानी वो कम होता जा रहा है विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र किस तरीके का होगा। अगर हमारे पास कोई ऋणात्मक बिंदु आवेश है जिसे हम स्रोत आवेश बोल सकते हैं इस तरीके से, तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अंदर की तरफ के लिए हम एक कह सकते हैं कि इस तरीके से उसका विद्युत क्षेत्र रेखा जाती है। अगर हम बात करें इस तरीके से ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा ज्यादा दिखाएंगे, जितना विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश के करीब होगा उतना ही वो ज्यादा होगा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्रोत आवेश के पास हैं उनका वेक्टर सदिश मैंने थोड़ा ज्यादा दिखाया है, और वो इस वजह से दिखाया है, और वो प्रबल होगा। प्रबल का मतलब बच्चों कि वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, इस तरीके से वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी ज्यादा होंगी, क्योंकि रेखाओं का घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। और हम ये भी जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो अनंत से आती है, और धनात्मक आवेश पे विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो अनंत पे चली जाती है। तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे आगे, और छोटा वेक्टर दिखा देंगे, और छोटा वेक्टर इस तरह से दिखा देंगे, इस तरीके से। तो हम ये देख रहे हैं जितना दूर हम आवेश को देखते जाते हैं उतना ही विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने सदिश रूप को थोड़ा छोटा करके दिखाया है, जिससे कि ये बताना चाह रहा है कि जितना हम आवेश से दूर होंगे उतना ही विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा आते हैं हमें बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका जो एक कह सकते हैं कि निर्धारित करेंगे अपने एक कह सकते हैं कि एक नियम को, तो उस नियम को अभी हम लिख के देखेंगे कि इससे हमारा नियम क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो हमारा विद्युत आवेश है, एकल बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके बारे में हम क्या निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा जो हमारा फिगर से कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व स्रोत आवेश से दूरी बढ़ने पर कम होता है। ठीक है, हमने देखा था जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता रहता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो प्रबलता कम होती रहती है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिखाते हैं। दूसरा बच्चों, यहाँ पे देखा स्रोत आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र की तुलना में काफी कम होता है, क्योंकि बच्चों इसका जो निर्धारक है हम इस बात से कह सकते हैं, अगर हमसे बोर्ड में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी E व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, तो अगर दूरी हम 2 करेंगे, सपोज करो मैं आपको बताता हूँ दूरी हमने 2 सेंटीमीटर कम कर दी, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ कम होगा, वो 1/4 हो जाएगा। तो एकदम तेजी के साथ हमारा जो विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एकल बिंदु आवेश की होती हैं, ये कई बार हमसे पूछा जाता है प्रश्न, तो हम इसको बहुत ध्यान से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जो ऐसे युग्म का होगा जिसमें 2 आवेश होंगे, या तो दोनों धनात्मक होंगे या एक ऋणात्मक होगा, या दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आवेश ले रहा हूँ एक धनात्मक और एक ऋणात्मक ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक आवेश मैंने धनात्मक ले लिया Q1, ठीक है, दूसरा आवेश मैंने Q2 ले लिया जो ऋणात्मक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप एक ध्यान से देखो, मैंने दोनों आवेशों के जो परिमाण है दोनों बराबर लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हमें ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो न्यूमेरिकल में काम आती है, जिसपे हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब हम एक ऐसे युग्म का विद्युत क्षेत्र बनाएंगे जिसके आवेश इस प्रकार है। तो बच्चों एक आवेश मैंने अगर Q1 ले लिया है, दूसरा आवेश अगर मैंने इसके पास Q2 मान लिया है, ये दोनों आवेश एक दूसरे के समान है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर एकल आवेश होता है तो उसका आवेश उस बिंदु आवेश से अनंत की तरफ जाता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र अनंत की तरफ जा रहा होगा तो इस ऋणात्मक आवेश की वजह से ये इसकी तरफ झुक जाएगा, यानी इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये होता क्या है, ये आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है धनात्मक का, ये ऋणात्मक की तरफ इस तरफ चला जाता है, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कोई दूसरा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, या इस यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह अनंत की तरफ जाता जाता इस ऋणात्मक आवेश की तरफ आकर्षित हो जाता है।
तो हम कहते हैं इसका आवेश भी इस तरफ जाता है, इस प्रकार, और इस प्रकार विद्युत क्षेत्र हमें मिलता रहता है जो ऋणात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होता है। बच्चों इसमें बहुत सारी बात ध्यान देने वाली है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दो रेखाएं जो आवेश के नजदीक हैं, आपस में बहुत पास हैं, और जो रेखाएं आवेश से दूर हैं वो एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। यानी अगर मैं आपको एक विद्युत क्षेत्र रेखा और दिखाऊं तो इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे करके। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमें लेनी है। इसके बाद बच्चों विद्युत क्षेत्र कुछ हमें ऐसा मिलता है और इस तरीके से। बच्चों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये रेखा हमें पूरी क्यों नहीं दिखाई हुई। बच्चों पूरी रेखा इसलिए नहीं दिखाई हुई क्योंकि यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश से इतना दूर हो चुका है कि ये इसे पूर्णतः आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन आकर्षण तो है, तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है, लेकिन पूर्णतः कंप्लीटली ऋणात्मक आवेश की तरफ नहीं जा पाता। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यही प्रकार का विद्युत क्षेत्र हमें इस यहाँ पे भी मिलता है। ये आप देखें इस तरीके का विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों हम एक चीज देख रहे हैं कि विद्युत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है ऐसे युग का जिसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश होता है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आगे बहुत काम आती है। और हम जानते हैं ऋणात्मक आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा अनंत से उस आवेश की तरफ आता है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें इस प्रकार आपकी भी लगेंगी, ऐसे करके, इस तरीके। ये आवेश हमेशा ऋणात्मक की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र है वो दो आवेशों के युग्म के कारण है। और इसमें हम साफ तौर पे एक बात देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है बच्चों, कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र सदैव बच्चों धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। तो बच्चों आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र धनात्मक से हमेशा ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। बच्चों इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में बहुत नजदीक होती हैं, यानी आवेश के बहुत नजदीक होती हैं, वहां पे विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। तो जहां हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है जहां पर क्षेत्र रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जहां पे क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पे घनत्व कम होता जाएगा वहां पे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। तो बच्चों इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है तो क्या इनके मध्य इस ये जो हम अगर एक लाइन इस धनात्मक ऋणात्मक आवेश की तरफ मिला देते हैं तो ये क्या यहाँ पे कभी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश के मध्य मिलने वाली लाइन पे कभी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। बच्चों इसी प्रकार अब मैं ऐसा युग्म लूंगा जिसमें दो आवेश तो होंगे लेकिन दोनों धनात्मक होंगे, यानी दोनों सजातीय होंगे। तो बच्चों मैंने एक ऐसा आवेश लिया, एक ऐसा युग्म लिया जिसमें Q1 बराबर Q2। बच्चों आप देख सकते हैं इसमें दोनों सजातीय आवेश, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों सजातीय हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन दोनों आवेशों को जब एक दूसरे के समीप रखा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, इसका विद्युत क्षेत्र इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा और इसका विद्युत क्षेत्र इसके द्वारा प्रतिकर्षित होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र इस आवेश से अनंत की तरफ जाना चाहेगा वो उसके लिए उस विद्युत क्षेत्र की वजह से प्रतिकर्षित हो जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार ये विद्युत आवेश इस तरीके से भी प्रतिकर्षित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई विद्युत क्षेत्र और नजदीक जाना चाहेगा तो इस तरीके से और ज्यादा प्रतिकर्षित हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो हमें इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र क्यों प्राप्त होता है,
इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र इस प्रकार इसलिए प्राप्त होता है बच्चों, क्योंकि दूसरा आवेश पहले आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इस तरीके से हमें ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो विद्युत आवेश एकल आवेश का अनंत की तरफ जाने वाला था, वो दूसरे आवेश के प्रतिकर्षण की वजह से कर्व हो जाता है, यानी उसके पे प्रतिकर्षण बल लग जाता है। सेम इसी के लिए भी होगा, क्योंकि ये आवेश इस पे भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, जितना जो विद्युत क्षेत्र इस आवेश के जितना नजदीक होगा वो उतना ज्यादा कर्व होगा, क्यों, उस पर उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इस तरीके से ये उतनी ज्यादा कर्व होगी। इस तरीके से। अच्छा बच्चों, क्योंकि इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, दोनों ही आवेश सजातीय हैं और दोनों धनात्मक है, तो दोनों से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के अनंत की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। बच्चों इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हम दोनों आवेश को मिला दें आपस में, हमने इस तरह से मिला दिया, तो अगर ये दोनों आवेश बराबर हैं तो इसके जो केंद्र बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये बहुत इस पे न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, इससे क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर दोनों आवेश इक्वल है और दोनों सजातीय हैं तो बच्चों उनके केंद्र पे विद्युत क्षेत्र हमेशा जो हम कह सकते हैं नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, नेट विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम जो युग्म लेने वाले हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा हम चेंज करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आप बहुत ध्यान से देखना, और इस बार मैं दोनों आवेश धनात्मक ही ले रहा हूं, दोनों आवेश धनात्मक, लेकिन इस बार बच्चों दोनों बराबर नहीं है, एक दूसरे से, पहला वाला दूसरे से बड़ा है। यानी अगर मैं मान के चलूं कि Q1 आवेश Q2 से बड़ा है तो इनका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा। बच्चों ये बहुत अच्छी जानकारी देता है, न्यूमेरिकल में कई बार हमें इस जो कॉन्सेप्ट है इस जानकारी को यूज भी करना होता है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों अगर मैंने एक Q1 आवेश ले लिया और ठीक इसके समीप एक Q2 आवेश भी ले लिया, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो इसका विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि Q1 आवेश जो है थोड़ा Q2 से ज्यादा है, अगर वो Q2 से ज्यादा है तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, थोड़ा प्रबल होगा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा थोड़ा आगे तक यानी Q2 के नजदीक तक जाएगी, इस तरीके से, या और नजदीक कर देते हैं इसे, जिससे आपको इसे देखने में परेशानी ना हो। ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल हमें इस तरीके से मिलेगा, और क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा प्रबल है तो ये थोड़ा आगे तक जाएगा। ये आप देखो इस तरीके से, तो ये हमने देखा कि जो इसका विद्युत क्षेत्र है वो Q2 के थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन Q2 का जो आवेश है वो Q1 से कम है, तो इसका विद्युत क्षेत्र पे जो प्रतिकर्षण बल लगेगा Q1 को वो ज्यादा लगेगा और वो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। इसकी विद्युत क्षेत्र इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगी, यानी वो Q1 के नजदीक नहीं होगी, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि Q1 का विद्युत क्षेत्र Q2 के कुछ ज्यादा नजदीक है। बच्चों एक ऐसा न्यूमेरिकल आते हैं इसमें जिसमें हमें ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली बहुत फायदा करता है कि अगर एक आवेश दोनों सजातीय हो और एक आवेश दूसरे से बड़ा हो तो उनका विद्युत क्षेत्र जो होता है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहाँ पे 0 होगा। तो बच्चों वो न्यूमेरिकल में हम दूरी तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरफ 0 होगा, क्या वो Q1 के नजदीक होगा, क्या वो Q2 के नजदीक होगा, या वो केंद्र पर 0 होगा। तो बच्चों अगर दोनों आवेश बराबर नहीं है तो ध्यान रखना कभी भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होता विद्युत क्षेत्र, ये ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो किस तरफ होगा। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इस अगर फॉर्मूले को देखें तो ये बहुत काम आता है। तो पहला वाला जो विद्युत क्षेत्र है, अगर हम दूरी के हिसाब से आगे चलते जाएं तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कमजोर हो जाएगा। तो चूंकि Q2 आवेश का विद्युत क्षेत्र पहले से कमजोर है तो ये दोनों 0 तभी हो सकते हैं जब जो बिंदु है वो Q1 से थोड़ा दूर हो। तो हम ये बिंदु यहाँ ना लेके Q2 के थोड़ा नजदीक लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि Q2 के नजदीक जाने पर Q1 का विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा और एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिसमें Q2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कहीं आसपास Q2 के नजदीक 0 होगा। तो बच्चों ये बहुत जरूरी है जानना कि जब दो आवेश एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो जो आवेश छोटा आवेश होता है विद्युत क्षेत्र, और दोनों आवेश सजातीय होने चाहिए
तो Q1 के छोटे आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए और हमारे पास न्यूमेरिकल में इसकी बहुत हेल्प होती है। तो इससे आगे अब और देखते हैं अभी